रेशियो हमने कर लिया था, रेट हमने कर लिया था, क्वेश्चंस दिए थे। Whose question is this? A train covers a distance of 320 kilometers in 5 hours. Initially it travels at 60 kilometers per hour. Okay. Initially it travels at 60 kilometers per hour for 3 hours. 3 घंटों के लिए उसकी स्पीड जो सी है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर होगी। तो आउट ऑफ 320 किलोमीटर्स उसका डिस्टेंस आप निकाल लेंगे कि जो पहले 3 घंटों के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। द ट्रेन स्टॉप्स एट अ स्टेशन फॉर 15 मिनट्स। 0.25 आवर्स के लिए वो रुकेगी। 15 मिनट का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज़ 1/4 या 0.25 आवर्स, क्योंकि हर बात आवर्स में इसमें लिखी है। एंड देन ट्रेवल्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से वो तय करती है। ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। अगर आप इसकी ट्रेवलिंग की स्पीड आप निकालें तो ट्रेवलिंग का जो सा डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर्स है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो जितना भी उसको टोटल टाइम लगा है उससे आप उसको डिवाइड कर लें। तो 320 डिवाइडेड बाय 5 अगर, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी जहाँ से भी कॉपी हुआ है ना वहाँ पे मुझे एक दफ़ा उस सवाल को फिर से देखना पड़ेगा, बिकॉज उसमें अगर उसने 15 भी, चूँकि आई डोंट थिंक ये प्रॉपरली एक तरह का सवाल है, इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, बट इसको मैं कर सकता हूँ। मैं, आपके पास है कोई सोर्स जहाँ से देखा है क्वेश्चन, ये खुद से बनाया है? सॉरी, टोटल सिंपल फार्मूला है। एवरेज स्पीड का कहीं पर भी निकालना हो ना इंटायर जर्नी का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आई कैन सर्च इट अभी। A train covers a distance of 320 kilometers in 5 hours. Initially पास पेपर में तो ऐसा सवाल नहीं, मुझे दिखा देना ताकि उसको एक दफ़ा मैं देख के फिर करा दूं, कि मेरे पास ही रहेगा। ठीक। अच्छा, हम लोगों ने वर्कशीट्स कर ली थी, सारी वर्कशीट्स मुकम्मल कर ली थी। आज हम लोगों ने आगे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि मैथ्स के अंदर जब कभी भी आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अब अपने आंसर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। ठीक है, और अगर वही आंसर किसी अगले पार्ट में भी यूज़ हो रहा है तो यूज़ द अनराउंडेड वैल्यू। समटाइम वो यूज़ कैलकुलेटर एंड हमारा डेसिमल्स में आंसर आ जाता है और आप राउंड करके उसको लिखते हैं। लेकिन अगर अगले किसी पार्ट के अंदर आपका सेम आंसर इस्तेमाल हो रहा हो, ऑलवेज यूज़ द अनराउंडेड वैल्यू। तो लिख लें अपने पास एक इंपॉर्टेंट नोट, इफ़ द आंसर हैज़ मैनी डेसिमल प्लेसेस, इफ़ द आंसर हैज़ मैनी डेसिमल प्लेसेस, जल्दी करें प्लीज़, मैं अभी लिखूंगा, आई विल नॉट रिपीट इट फॉर द सेकेंड टाइम। इफ़ द आंसर हैज़ मैनी डेसिमल प्लेसेस, if the answer has many decimal places,
Then we write the answer till 3 decimal places only. Then we write the answer or round the answer till 3 decimal places only. Three decimal places only. Next point लिखें. If that answer is used in the next part, if that answer is used in the next part, if that answer is used in the next part, use the unrounded answer या ओरिजिनल आंसर. अनराउंडेड आंसर या ओरिजिनल आंसर. अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोपोर्शन, या इसको एक और नाम भी दिया गया है वेरिएशन का, या इसको एक और नाम दिया गया है वेरिएशन का. प्रोपोर्शन या जो वेरिएशन है, वेरिएशन भी पता है ये थोड़ा सा आपके लिए वो थोड़ा नया लफ्ज़ होगा. ये लफ्ज़ निकला है वेरी करने से, और वेरी करने का मतलब होता है चेंज करना. वेरी करने का मतलब होता है चेंज करना. आज से पहले हम लोग 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं. कौन कौन से वाले कॉन्सेप्ट्स? रेशियो और रेट का. कौन कौन सा वाला? रेशियो और रेट का. रेशियो में क्या था? इट वाज द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर कौन सी क्वांटिटीज? सिमिलर क्वांटिटीज. कौन सी क्वांटिटीज? सिमिलर. रेशियो के बाद हमने पढ़ा था रेट. रेट इज द कंपैरिजन ऑफ 2, वो मोर नहीं, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हमेशा अदर क्वांटिटी लिखी जाती है. रेशियो में यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं, उनमें यूनिट्स नहीं लिखा करते, क्योंकि सेम यूनिट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होगा, वर्ड्स पर मिनट होगा, जिस तरह से हम लोगों ने सवाल किए थे. याद आ रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर में कोई और यूनिट, डिनोमिनेटर में कोई और यूनिट. क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसी तरह से जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो एक फिनोमेना है, ये एक मेथड है देखने का, जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या तब्दीली आती है, क्या वो दूसरी चीज़ बढ़ती है या वो चीज़ कम होती है. अगर 2 क्वांटिटीज़ में एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो उसको हम कहते हैं कौन सी प्रोपोर्शन है? इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेकिन इसी तरह से इसका वाइस वर्सा भी है कि जब एक चीज़ कम हो जाए तो दूसरी भी क्या हो? कम हो. ठीक है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी बढ़े तो, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो ये एक ही तरह का बिहेवियर है, ऊपर होना दोनों का या दोनों क्वांटिटीज़ का नीचे होना. तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. 2 तरीके हैं हमारे पास इसमें स्टडी करने के लिए. एक को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा, इसी अगर मैं हाथ के हिसाब से आपको समझाऊं, एक क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो दूसरी क्या हो जाती है? कम. या ये वाली कम करो तो ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो ये जो इम्बैलेंस्ड फिनोमेना होता है इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? वी कैन कॉल इट इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी ऑपोजिट फिनोमेना. या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या तो इनवर्स प्रोपोर्शन का. डायरेक्ट प्रोपोर्शन या तो इनवर्स प्रोपोर्शन. कोई डेफिनेशन नहीं. प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि 2 चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं बस. ठीक है, रिलेशन ऑफ 2 थिंग्स. ठीक है, प्रोपोर्शन एक उर्दू अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इस रिलेशन ऑफ 2 थिंग्स. ठीक है, ये सिर्फ देखना होता है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या कर रही है उसके साथ, बढ़ रही है कम हो रही है. एक प्रॉपर्टी है, एक ख़ास प्रॉपर्टी है, 2 चीज़ों के बीच का जो ताल्लुक़ है, ये उसके बारे में बात है. अच्छा, इसके अल्फाज 3 मुख्तलिफ तरह से आ सकते. एक थोड़ा सिंपल तरीका है, जो मतलब 2 क्वांटिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे A और B 2 क्वांटिटीज़ हैं, वो मुंह से कह देता है कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. आसान कर दिया, बहुत आसान, बल्कि आसान भी नहीं. समझ आ रही है कि नहीं? A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब 3 तरह से वो ये लफ्ज़, लेट्स से द 2 क्वांटिटीज़ बी A एंड B. फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं, लिख लें अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन का. लेट द 2 क्वांटिटीज़ बी, let the
quantities be A and B, let the two quantities be A and B. लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? A is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, या ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, या A वेरीज डायरेक्टली एज A varies डायरेक्टली एज B, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, या एक और लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हो सकता है A वेरीज एज B। ये तीनों अल्फाज एक ही जैसे हैं कि A खुद को वेरी करता है ऐसे ही जैसे B खुद को वेरी करता है। मैथ्स में पढ़ लें, A is directly proportional to B, A varies directly as B, या A varies as B। A ऐसे ही खुद को तब्दील करता है जैसे B खुद को तब्दील करता है। तो इस तीनों को हम एक ही कैटेगरी में डालते हैं, तीनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि A जब बढ़ता है तो B भी बढ़ता है, A कम होता है तो B भी कम होता है। तो इसके लिए जो हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं वो होता है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अगर सारों ने, किस किसने नहीं पढ़ा हुआ ये, किस किसने नहीं पढ़ा हुआ? फिजिक्स में सारों ने पढ़ लिया ये, सब ने A to Z। बस इसको क्विकली जल्दी से फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइन ऑफ। इसके साथ कैसा बिहेवियर होता है, क्या करते हैं इसको फिर अगले स्टेप में इक्वेशन में चेंज करते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को किस में चेंज करते हैं? साइन ऑफ इक्वालिटी में। जब साइन ऑफ इक्वालिटी में तब्दील करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट एक डमी एक के तौर पे हमने डाल दिया, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम दिया गया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि A और B एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन K भी शामिल होगा। जब B को K से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो A के इक्वल बनाएगा। यहाँ पे है वो बात ठीक है कि जब आप A को बढ़ाते हैं तो B भी क्या करता है? बढ़ता है। जब आप B को कम करते हैं तो A भी क्या होता है? कम होता है। A के बढ़ने से B का बढ़ना, A के कम होने से B का भी कम होना, दोनों लाइक वाइज फिनोमेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो उधर भी 2 है, हो सकता है वहाँ पे 29 हो, यहाँ पे 3 होने पे वो 79 पे पहुँच जाए। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इसका मतलब है उनके बीच में कोई तीसरी चीज़ भी शामिल है, वो है K। K एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको सबसे पहले स्टेप में फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले स्टेप में उसको फाइंड किया जाता है। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो एग्जामिनर की सोच बता रहा हूँ, एग्जामिनर हमेशा, दिस इज एन इनकम्प्लीट इक्वेशन, मैथमेटिकली दिस इज एन इनकम्प्लीट इक्वेशन। A इज इक्वल्स टू K टाइम्स B। द क्वांटिटीज जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं वो हैं A और B। इसमें K जौन सा है ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है। अल्फाज को सुनिएगा। तो एग्जामिनर की सोच क्या होती है कि सबसे पहले इस बच्चे से मैं मैथ्स के पेपर में K निकलवाऊँ। क्या निकलवाऊँ? K निकलवाऊँ। तो K निकालने के लिए सबसे पहले वो आपको A और B इन दोनों की वैल्यूज़ देगा, हमेशा A और B दोनों की वैल्यूज़ देगा। फिर उससे क्या होगा? K निकलेगा। अब जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे A की और B की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़? A और B की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, वहाँ से K निकल आएगा। क्लियर हुई? और वो K फिर इसमें पुट करना, वो इसकी असल इक्वेशन होगी। फिर जो मर्जी वैल्यूज़ आपको A की दे B की निकलवाए, या B की दे A की निकलवाए, वो फिर आप उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो होगी द इक्वेशन दैट इज़ कनेक्टिंग A एंड B। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? आफ्टर फाइंडिंग K, सो K निकालने का समटाइम एक नंबर होता है या 2 नंबर होते हैं, मुश्किल होगा 2, अदरवाइज एक नंबर होता है K निकाल के इक्वेशन में पुट करके लिखने का। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो इसी तरह से जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं तो अल्फाज लिखिए, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या इसमें अल्फाज होता है A वेरीज इनवर्सली एज B।
बात वही वाली है, इसमें भी हमने वही चीज़ इस्तेमाल करनी है। इस तरह से ये जो चीज़ है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको जब आप इक्वेशन में तब्दील करते हैं, चीज़ एग्जैक्टली उसी तरह से, सिर्फ क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू के 1/b, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, k ओवर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज k ओवर b, जिसको कैसे लिखा जा सकता है, k ओवर b। a इज इक्वल्स टू k ओवर b। यहां पे लेफ्ट वाले कॉलम में लिखें, इफ one quantity increases the other also increases and vice versa। लिखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, लिखें if one quantity increases the other also increases, if one quantity increases the other also increases, if one quantity increases the other also increases, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लिख लिया, and vice versa, and vice versa, if one quantity increases the other also increases and vice versa। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिखें, if one quantity increases the other decreases, if इसका लिखें इनवर्स प्रोपोर्शन का, if one quantity increases the other decreases and vice versa। लिख लिया, if one quantity increases the other decreases, the other quantity decreases and vice versa। ऑपोजिट बिहेवियर होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। कैसा होता है, ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ क्वांटिटीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, बिहेवियर सेम है, कोई भी क्वांटिटीज हो सकती है, ये फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती है जो फिजिक्स में पढ़ते हो, या ये मैथमेटिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन चूंकि देखिए ना, मैथ्स आपको मेथड्स सिखाता है, फिजिक्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशंस बताती है जिसको आप वेरिएबल्स के तौर पे आप कंसीडर करते हैं। मैथ्स फिर उसके ऊपर जितने रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट करवाना सिखाता है कि किस किस तरह से आप एक चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में क्या है, एक रूल्स बिल्ड हुए हैं सारे। मैथमेटिक्स में क्या है, रूल्स की बिल्डिंग है पूरी की पूरी। फिजिक्स क्या है, उन रूल्स को यूज़ कैसे करेंगे आप। चूँकि फिजिकल दुनिया के अंदर हर चीज़ एक तरह की वेरिएबल है, फिनोमेना दुनिया रिसर्च कर रही है। वो जब साइकोलॉजी में आप जाएंगे वहाँ पे भी वो लोग मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे वहाँ पे भी वो लोग मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। वो हर चीज़ को वेरिएबल्स बना लेते हैं और उसके ऊपर मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई। कंप्यूटर्स में भी मैथ्स आती है, कंप्यूटर्स में भी मैथ्स आती है, इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स आती है, अकाउंटिंग में भी मैथ्स आती है, हर जगह मैथ्स आ रही है और मैथ्स के रूल्स सीखे जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बेशक एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हों, फिज़िक्स में जो पढ़ी जाती है, केमिकल क्वांटिटीज़ हों या मैथ्स वाली क्वांटिटीज़ हों, अगर उनका बिहेवियर सेम है तो मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे आप कहते हैं कि जी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों का जो ताल्लुक है वो कैसा है, फोर्स और एक्सेलरेशन फिजिक्स की बात है, कैसा ताल्लुक है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, बताइए। डायरेक्ट है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। और जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली या प्रोपोर्शनैलिटी वाली जो इक्वेशन होती है, विच इज़ दिस वन, व्हेन दिस इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, तो ये जो आपका हाफ इन्फिनिटी का जो निशान है, ये इक्वालिटी में जब तब्दील होता है, देयर ऑलवेज कम्स अ न्यू थिंग। द न्यू थिंग इज व्हाट, दिस k इज एवरी टाइम डिफरेंट फॉर एवरी इक्वेशन। जैसे न्यूटन ने F और A को जब आपस में कनेक्ट करवाया तो उसका k कौन था, उसका k कौन था, m था। मैस क्या था, उसका k था। ये हर दफ़ा मैस k नहीं होगा, हर इक्वेशन में मुख्तलिफ ये कॉन्स्टेंट्स निकलते जाएंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, हर इक्वेशन में मुख्तलिफ निकलते जाएंगे। तो हम मैथमेटिकली जनरल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
इट कैन बी के, आप अपनी मर्जी का कोई भी बता दें अल्फ़ाबेट में, वो यहाँ पे लिख लूँगा, बट यू शुड नो दैट कि के दोनों केसेस में क्या है, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट की निशानी क्या होती है, ये तब्दील नहीं होता। ए तब्दील हो, बी तब्दील हो जाएगा, लेकिन के उस पूरे सिनेरियो के लिए सेम रहेगा। ठीक है शान से माहम, के क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो आप एक बात लिखें, व्हेनेवर द प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज चेंज्ड इनटू इक्वालिटी, whenever the proportionality sign is changed into equality, whenever sign of proportionality is changed into equality, K is introduced. K is introduced whenever the sign of proportionality is changed into equality. K is introduced. समझ आ रही है सारों को? अच्छा खैर, यहाँ तक थी तो बेसिक बातें थी ना। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन एग्जांपल्स कराने से पहले एक हेडिंग दीजिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड आता सारों को। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड करते हैं। ठीक है, लिखें applying unitary method on direct and inverse proportions. Applying unitary method मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल लिखूंगा और मैं यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल लिखूंगा। अब दोनों सवालों को आप देखना, अगर दोनों को आप उसी फॉर्मूले से यूज़ कर रहे हो, मतलब उसी मेथड के साथ कर रहे हो जैसे मैंने आपको सिखाया, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, उस मेथड को अप्लाई करने से पहले ज़रा रुकिएगा, एक सवाल लिख लें, एक सवाल लिख लें। इफ़ 5 बुक्स कॉस्ट, एक जनरल सा सवाल है, if 5 book costs 700 rupees, find the cost of 8 books. यूनिटरी मेथड जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन बना के लिखते हैं। फाइव बुक्स इज इक्वल्स टू 700 रुपीज़ एंड 8 बुक्स इज इक्वल्स टू x लिखते हैं। मतलब हम मेथड अप्लाई करने से ना पहले एक लम्हे के लिए आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि जब 5 किताबों की कॉस्ट 700 रुपये है, तो जब आप कॉस्ट बुक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे रुपीज़ भी क्या होने चाहिए, इंक्रीज़ होने चाहिए। मतलब जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो अकल क्या कहती है, ये अकल की बात है। एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ कुछ भी हमें, हमारा दिमाग ये कहता है कि ये चीज़ क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो अभी तक जो कुछ आप करते रहे हो, जितने सवाल किए हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट थे। घर जाके चेक कर लेना सारे सवालों को, वो सारे के सारे डायरेक्ट के एग्जाम्पल्स थे। इन्वर्स की एक भी एग्जाम्पल मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। आज दूंगा आपको इन्वर्स की एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि अगला स्टेप डायरेक्टली क्या होना चाहिए। सवाल अगर सॉल्व करना है तो यू मल्टीप्लाई कराएं, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 700 इंटू 8, और आएगा x इज इक्वल्स टू 700 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 5। आप कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास एक जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आएगा, 1120 रुपीज़। अब एक और सवाल लिखें ज़रा इनवर्स प्रोपोर्शन का। सवाल में फ़र्क देखना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा ना, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ने से एरो अप का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, सही है। एरो डाउन का मतलब होगा डिक्रीज़ करना, सही है। एरो अप का मतलब है इंक्रीज़ और डाउन का मतलब है मेरी दुनिया में डिक्रीज़, ठीक। तो कभी मैं एरो ऊपर की तरफ बनाऊँ ना बताने के लिए, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर, और दूसरी तरफ अगर मैं नीचे की तरफ बनाऊँ तो उसका मतलब है क्या करे, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखें,
वैसे आपसे मेरा एक सवाल है, इस कमरे में तकरीबन कितनी कुर्सियां हैं? 100, फॉर एग्जांपल 100 कुर्सियां हैं। एक बच्चे को कहा जाता है कि आप ये कुर्सियां यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएंगे। एक बच्चा ये सारी कुर्सियां ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाता, पहले एक लेके जाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी तरह से अगर मैं 10 बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने ये कुर्सियां ग्राउंड फ्लोर पे लेके जानी है, जल्दी कौन लेके जाएगा? 10 या वो एक बच्चा? 10 बच्चे। अब देखिए, एक तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक तरफ है नंबर ऑफ टाइम। चेयर्स नहीं, चेयर्स उतनी है, टाइम, चेयर्स उतनी है, टाइम की बात हो रही है। लेट्स से एक बच्चा ये 100 की 100 कुर्सियां नीचे लेके जाता है फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स में या 1 आवर में। 10 बच्चे, क्या वो 10 घंटे लगाएंगे या कम टाइम लगाएंगे? हमारा दिमाग क्या कहता है इसके बारे में? जब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए तो जो टाइम था ये बढ़ गया उस काम को मुकम्मल करने का या कम हो गया? टाइम क्या हो गया? कम हो गया। वो क्वांटिटी थी टाइम वाली और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली। अब ये दोनों कौन से रिलेशन है? एक तरफ तादाद बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये कौन सा केस है? डायरेक्ट है, इनवर्स है? ये केस है किसका? इनवर्स। केस कौन सा वाला है? इनवर्स। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो अब काम जल्दी। मिसाल के तौर पे इस कमरे को या एक घर को आप पेंट करते हैं, अगर आप 2 पेंटर्स मंगवाएं वो आपके घर को पेंट करेंगे 4 दिनों में, लेकिन अगर आप 8 पेंटर्स मंगवा लें, क्या वो अब भी 4 दिन लगाएंगे? कितने दिन लगाएंगे? बहुत कम दिन लगाएंगे। हो सकता है 1 दिन में ही काम ख़त्म कर दें, क्योंकि अब आपने क्या किया? पेंटर्स की तादाद बढ़ा दी। समझ रहे मेरी बात की नहीं? पेंटर्स की तादाद क्या कर दी? बढ़ा दी। और नंबर ऑफ आवर्स क्या लगेंगे? आप कम लगेंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही? आ रही है? एक सवाल लिखें, एक क्वेश्चन लिखें। इट टेक्स 8 men to complete a task in 6 days. It takes It takes 8 men to complete a task in 6 days. How many days would it take if How many days would it take if similar task is completed by 12 men? How many days would it take if similar task is completed by 12 men? If similar task is completed by 12 men. अगर 12 बंदे सेम टास्क करें तो अब ज़रा मेरी बात सुनें। सवाल देख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपने देखना है, यहाँ पे वही वैल्यूज़ लिखनी है। 8 men को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये टेस्ट में आएगा, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। 8 men इज इक्वल्स टू 6 days. हाउ मैनी डेज वुड इट टेक? डेज क्या हो जाएगा? x days इफ सिमिलर टास्क इज कंप्लीटेड बाय 12 men. वही टास्क है, टास्क सेम है, कितने लोग हो गए? 12 men. अगर आप जल्दी जल्दी सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, कि नहीं? आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि यूनिटरी में आपने पढ़ा ही है कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ओनली इन द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग द अदर इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये सिर्फ किसके लिए होगा? ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जो कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट यहाँ पर आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। कहाँ पे होगा? आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। इफ इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन तो मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होगी। कहाँ पे होगी गर्ल्स एंड बॉयज? आमने सामने। ये सिर्फ किस केस में होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या करना होगा हमें?
आमने सामने। इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी? आमने सामने। 6 को 8 के साथ और इसको इसके साथ। सो इट विल बिकम 8 मल्टीप्लाई बाय 6 x मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, लिखना जैसे मर्जी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मतलब डेज आप राइट साइड पे लिख लें, मैन आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, सही है। नीचे वाली लाइन आप ऊपर वाली लाइन बना लें या ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन बना लें, आपको मैंने आज़ादी दी है, जैसे मर्जी करें। लेकिन अब फैसला लेना है आपने हर दफ़ा यूनिटरी मेथड अप्लाई करने से पहले कि क्या मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है या आमने सामने कराना है। ठीक है जी माहम, इसमें तवज्जो दिमाग के साथ आपने इस्तेमाल करनी है कि इसमें क्वांटिटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है या इन्वर्सली है। ठीक है जी। सो इसका आंसर आप खुद निकाल लें कितना आएगा। x का आंसर आ जाएगा वही 8 इंटू 6 इज व्हाट 48 डिवाइडेड बाय दिस इज हाउ मेनी डेज 4 डेज। अब 4 दिन लगेंगे अगर आपने बंदों की तादाद आपने बढ़ा दी है तो। ठीक है, तो खैर ही तो आंसर था, बट मेन जो फोकस है मेरा वो ये वाला था बच्चों कि आपको ये बात सिखा सकूं, बता सकूं आपको कि एक सेकेंड कि हम लोग इसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, समटाइम आमने सामने मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है जी कि नहीं? अच्छा सवाल लिखते हैं। डायरेक्ट के नीचे कॉलम बने हुए हैं या कॉलम के नीचे ही लिखें, डायरेक्ट वाले के नीचे एक सवाल लिखें। जी बेटा, सिर्फ इनवर्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना, आपने आमने सामने कराना। एक और सवाल करा दूं इसका, लिखें एक और सवाल लिखें इनवर्स का डर। एक और सवाल लिख लें। 5 men can construct a bridge. 5 men can construct a bridge. 5 men can construct a bridge in 20 days. 5 men can construct a bridge in 20 days. 5 men can construct a bridge in 20 days. Find the number of days taken by 15 men. Find the number of days taken by 15 men. इसको लिखें, सॉल्व करके दिखाएं, कोशिश करें बच्चे, कोशिश करें, सारे बच्चे कोशिश करें, अपनी अपनी कोशिश करें, सर सिर्फ अपनी कॉपी पर। आप खुद डिटरमिन करें पहले। 5 men can construct a bridge in 20 days. Find the number of days taken by 15 men. कर लिया? अच्छा जी, पेशाम कर लिया। अब देखें मैंने क्या कहा, अब चूंकि आपने एक्स्ट्रा बात पढ़ ली है, अब आपने फैसला लेना है कि मैं क्या करूं, मतलब डायरेक्ट कंसीडर करूं इसको या इनवर्स प्रोपोर्शन कंसीडर करूं। फैसला लेना है इस बात के ऊपर। 5 बंदे एक काम कर रहे हैं 20 दिनों के अंदर, जब बंदे बढ़ा देंगे, बंदों की तादाद बढ़ गई तो अब दिन कितने होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन कौन सी वाली है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? आमने सामने। तो इट विल बिकम 5 इंटू 20 और 15 इंटू एक्स बन जाएगा। 5 इंटू 20 और 15 इंटू एक्स। सो इट विल बिकम 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। सो कितने दिन आ जाएंगे इसके? 6 पॉइंट
6-7 डेज। ठीक है जी। मोहम्मद साद और मोहम्मद फैसल, आई डोंट थिंक सो, साथ वाली क्लास में चेक कर। जी बेटा, हाँ 3 डेसिमल प्लेस में आपने लिखना है इसको, 6.667 डेज। अगर वो कहते हैं दिनों में और घंटों में बताएं तो जो ये वाली वैल्यू आएगी ना 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर देना 24 के साथ। ठीक है, सो ये आएगा 6 डेज एंड 16 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 0.6666 चल रहा है, ये इनफैक्ट डेसिमल में कितना आया था, 2/3 आया था। 2/3 डेज चल रहे हैं। डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 24 से। तो जब इसको कन्वर्ट किया तो आंसर कितना आएगा, 16 आवर्स। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 6 डेज एंड 16 आवर्स। ठीक है जी बच्चों, इनडायरेक्टली जो इसका आंसर था ना आपका, यही आया था ना 6.667 का, 6 होल 2/3 डेज, ऐसे आया था ना ये। तो इसके अंदर ये जो 2/3 वाला जो फिनोमेना है ना, 2/3 वाला, इसको जो सा ना बच्चों मैंने कन्वर्ट किया किसके अंदर, आर्स के अंदर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आर्स में। आपको याद है जब हम पहले पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस, मैंने आपको कहा था कि जो 6 है, 6 इज द होल पार्ट, it is the whole part, and 2/3 is the fractional part. The shortcut is just to complete this 2/3 into numbers या फ्रैक्शन, इसमें डेसिमल्स किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने भी डायरेक्टली क्या किया, मैंने 2/3 वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको मल्टीप्लाई किया 24 डेज के साथ, आवर्स में मेरी वैल्यू आ गई। सो ओवरऑल आपने लिख दिया। खैर इसके ऊपर तो बहस क्यों कर रहे हैं, मेन आपको एक इन्वर्स का क्वेश्चन दिखाना था, हमने देख लिया वो। ठीक है, ये बात के नहीं, यहां तो कोई मसला है। एक तो है ना, ये उसने मुंह से बोला नहीं है कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है, तो हमने खुद डिटरमिन कर लिया कि ये इन्वर्स है। समझ आ रही है कि नहीं। सो यूनिटरी मेथड वाज यूजिंग, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल हो रहा था किसके लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए। हमने उस तरीके से कर ली और आंसर निकाल लिया। क्लियर हो गया। अब आते हैं ज़रा उन सवालों के ऊपर जिसमें डायरेक्टली जो सी है इक्वेशन बनी हुई होती है, जिसमें डायरेक्टली क्या है, एक इक्वेशन बनवानी होती है, के निकालना होता है, मुंह से बोल लेता है कि दो क्वांटिटीज़ एक्स और मिसाल के तौर पे वाई क्यूब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई इस तरह के सवाल जब दे देता है। 2 quantities are given, let's say given that y is directly proportional to the square of x, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉलम में लिखेंगे, given that y is directly proportional to the square of x, y is directly proportional to the square of x, y is directly proportional to the square of x if y is 16, then x is 2. Find part number A, the value of y if x is equals to 3, next है find, जी बेटा, जी अब्दुल्ला, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if y is equals to 28, if y is equals to 28। ये मैं आपको एक और बात बताऊं, मतलब एक जरा गौर से सुनना है इस बात को। हमेशा यही पैटर्न चलता है सवाल का, हमेशा यही पैटर्न चलता है
मतलब इसका पैटर्न ऐसा जैसे रट गया हो ना इंसान को। पहले प्रोपोर्शनलिटी बताता है, फिर हमेशा ये दो वैल्यूज़ बताएगा जो उसमें वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, एक्स और वाई है तो दोनों की वैल्यूज़ बताएगा। वो दोनों की वैल्यूज़ बताएगा, फिर सवाल पूछ लेगा। दोनों की वैल्यूज़ इसलिए बता रहा है कि जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसमें के सबसे पहले आपने, हमेशा ऐसे ही कर रहा है, ये पैटर्न चल रहा है उसका। ये तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं कि जब y इक्वल टू 16 है देन x इक्वल टू 2, ये जो बात उसने यहाँ पे कर दी है ये हमेशा ऐसे ही चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि क्यों दे रहा है वो ये दोनों एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, और दी हुई सिर्फ इस वजह से ताकि आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में चेंज करें और के आए तो के आप निकाल सकें, इस सवाल का के क्या होगा, और उससे आपको एक नंबर दे सके वो, और फिर अगले पार्ट में आपसे चीज़ें पूछें। हमेशा ये पैटर्न चल रहा है। फिर कहता है वाई गिवन, वाई निकालें, एक्स गिवन, एक्स निकालें, वाई गिवन, फिर तो कहानी आसान, वैल्यू पुटिंग करनी है इसमें। सो पूरा का पूरा प्रोसेस इसका हमेशा से ये रहेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है गिवन क्या है। इसमें थोड़ा सा वो तंग करता है, समटाइम y इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। क्या होता है स्क्वायर ऑफ x? व्हाट इज दिस स्क्वायर ऑफ x? x स्क्वायर बोलेंगे, समटाइम ये स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट लगा के x माइनस 2 बोल देगा, तो कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो इसका जो थीम चल रही होगी, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू k टाइम्स x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू k टाइम्स x स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड k। हमेशा बोले ना बोले आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है बच्चों? आपने सबसे पहले k निकालना है, ठीक है। लिख लें अपने पास, स्टेप नंबर 1 फाइंड k। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड k। तो फाइंड k कहाँ से होगा? फ्रॉम द गिवन वैल्यू, फ्रॉम द गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। फाइंड k फ्रॉम द given corresponding values of x and y। x और y की जो corresponding values हैं उनकी मदद से आप k निकालिए, ठीक है। मतलब वो कौन कौन सी values given है corresponding, ये वाली, ये आप इस्तेमाल कर लें इस इक्वेशन में। y की जगह 16 डालें, k अपनी जगह, x की जगह 2 डालें, तो वो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। अब k निकालना मकसद नहीं था, वो तो निकाल दिया ना, इक्वेशन अपडेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाउ y इज इक्वल्स टू, ये लिख रहे हैं अपडेटेड इक्वेशन, अपडेटेड इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। वो जो याद है जिसको हमने कहा था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो ये है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन है इस सवाल के लिए? 4 है। दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये जो पूरी चीज़ है इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए एक ख़ास नाम है, इट इज़ नोन एज, क्योंकि एग्जामिनर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कहता है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। सो इसको, इसके लिए ख़ास नाम है, इट इज़ एन इक्वेशन विच इज़ कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। लिख लें, द इक्वेशन दैट इज कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। ये अक्सर औकात एक क्वेश्चन बन जाता है जी, फाइंड एन इक्वेशन दैट इज कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो यस, यू हैव फाउंड द इक्वेशन। फिलहाल तो ये सवाल का हिस्सा नहीं है, बट इट इज समटाइम्स अ क्वेश्चन। जी बचा, जी बिल्कुल आएगा। मैंने आपको पहले कहा ये टॉपिक्स टेस्ट में शामिल हैं।
जी कल है। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा पार्ट ए की तरफ। अभी तक जो कुछ मैंने सॉल्विंग की है इट वाज नॉट पार्ट फॉर पार्ट ए। ये जनरल कह लें कि आपके स्टेप्स थे जो रिक्वायर्ड हैं पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए। तो ए में अब जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वन लाइन में आंसर आप निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ करें आप ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इज 3। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। ये हैं उसके स्टेप्स। ठीक है, x की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह जब हम b की बात करेंगे, इक्वेशन में फिर सेम ही इस्तेमाल करूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 28। तो y इज इक्वल टू 28 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड 28 डिवाइडेड बाय 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सॉरी तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7, क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं ना आप, क्योंकि 7 आ गया, प्लस अंडर रूट 7 या माइनस अंडर रूट 7। प्लस माइनस क्यों लगाया है हफ्सा कशफ, क्यों लगाया प्लस माइनस? यस, कोई और बच्चा बताए? बच्चे आप बताइए। हाजरा के साथ जो राइट में बैठी हैं, व्हाट्स योर नेम? राहिमा, लाइबा जी। लाइबा, हमने प्लस माइनस क्यों लगाया है? ये जो प्लस भी लगाया माइनस भी लगाया, क्यों लगाया हमने? यस, लास्ट रो। आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हिबा किधर है? हिबा किधर है? हिबा, प्लस माइनस क्यों लगाया है? सॉरी, हसन आसिफ क्यों लगाया प्लस माइनस? कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो तब होता है जब अंदर माइनस। तो 7 तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या हो गया? 7 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। रेहान, 7 का स्क्वायर 14? नो, एक मैं ऐसे बोल दूंगा, देखना जरा। एक पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो जो नंबर है वो दो सेम नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी आता है, और वही नंबर दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी वही आता है। इसीलिए हमें नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव के स्क्वायर से आया या नेगेटिव के स्क्वायर से आया था। 7 से घबराते हैं तो मैं आपको यूँ लिख के दे देता हूँ। अगर ये सवाल ऐसा होता, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होता, यहाँ पे 28 के बजाय 36 होता, मिसाल ले रहा हूँ, क्या होता? 36 होता। यहाँ पे मैं लगाता 36, यहाँ पे जवाब आता 36 बाय 4, 9 आ जाता। जवाब आता कितना? यहाँ पर क्या आता? प्लस माइनस 3। क्या आता जवाब? प्लस माइनस 3। अब मैं आपसे एक बात वैसे साइड नोट्स के तौर पे पूछता हूँ, जब आप -3 का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब क्या आता है? क्या आता है? पॉजिटिव 9 आता है। और क्यों आता है पॉजिटिव 9? बिकॉज -3 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है। क्या होता है इसका जवाब? -3 मल्टीप्लाई बाय -3। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है? वो चीज़ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होती है? 2 बार।
तो जब आप 2 बार उस चीज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेफिनेटली वो तो स्क्वायर ही है ना। स्क्वायर का मतलब था 2 बार कराओ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये प्लस और आंसर कितना आएगा इसका, 9 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 9। अब इसी तरह से एक और सिनेरियो है, अगर यही मैं कर दूं +3 के साथ +3 का स्क्वायर, क्या कर दूं, +3 का स्क्वायर। तो +3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यही जो नंबर लिखा हुआ है +3, ये एक दफ़ा +3 मल्टीप्लाई होगा दोबारा किसके साथ, +3 के साथ। यानी स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा उस नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। तो फिर देखें प्लस इंटू प्लस, फिर से साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव 9 आ रहा है और पॉजिटिव वाले नंबर का भी स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव 9। तो जब इसको रिवर्स प्रोसेस में लेके जाओगे, यानी कि अभी तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से इस स्टेप की तरफ आप जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, स्क्वायर ले रहे हैं। व्हाट इफ अगर आप यहाँ से रिवर्स जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे कि नहीं, रिवर्स जैसे राइट साइड पे स्क्वायर ले रहे हैं तो वापसी जाते हुए क्या लेंगे आप, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेते हुए जब मैं 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो कौन बताएगा ये पॉजिटिव 3 का स्क्वायर था या -3 का था, कोई भी नहीं बता सकता। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके दोनों इक्वल चांसेस हैं, +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। मतलब ऐसे इसको हम लिखेंगे, अगर लिखा जाए कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफरेंट थिंग, कॉम्प्लेक्सिटी इज -9 के साथ माइनस आ जाना। ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखूँ, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लिखूँ और बीच में ब्रैकेट के अंदर मैं +3 लगा दूँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना। ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि मैं ब्रैकेट के अंदर -3 लगा दूँ, ये ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि ये ओवरऑल ये नंबर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि -3 इंटू -3 विल बिकम +9। तवज्जो रखें यार, ये बड़ी बेसिक बात है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं आ रही तो एक तो हैरानगी की बात भी है। जो पढ़ चुके हैं हमने बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसे ही इतनी आसान आसान चीज़ें भूलते जाएंगे तो फिर आगे तो भी बड़ा 15-16 सेक्शंस रहते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं, वो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं तो मैंने उसको √7 पर ही छोड़ दिया था। अगर कैलकुलेटर अलाउ कर दूँ तो फिर लिख दें, अदरवाइज़ तो आपको ख़ुद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हाँ नहीं, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। खैर इधर देखें ज़रा, तो जब मैं बात एक समझा रहा था कि जो 9 लिखा हुआ है, ये 9 कहाँ से आया, किसी को भी नहीं पता। ये लाइबा किसी को नहीं पता। ये -3 के स्क्वायर से भी हो सकता है आया हो और हो सकता है +3 के स्क्वायर से भी आया हो। इसलिए जब आप आंसर देंगे ना, मतलब ये तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। सो इसका एक आंसर -3 भी आ सकता है और एक आंसर इसका +3 भी आ सकता है। इसलिए हम हमेशा जब भी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम +3 भी लिखते हैं और -3 भी लिखते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए एक अच्छा आइडिया है कि आप क्या लिखें, ये 3 ना लिखें, +-3 लिख लें। इसका मतलब है एक दफ़ा +3 और एक दफ़ा -3, इसका मतलब ये है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। इसी तरह से जो पहले यहाँ पे 7 लिखा हुआ था, तो उसके बाद मैंने +7 भी लिखा √7 और फिर मैंने -√7 भी लिखा, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि ये जो 7 आया ये नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई, 2 नेगेटिव सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया था या 2 पॉजिटिव सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया था। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं। जब मुझे पता चल जाए फिर तो मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, फिर तो मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा ना, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना अभी। इसलिए मैंने कितने आंसर्स लिखे इसके साथ, 2 आंसर्स लिखे। एक आंसर लिखा +3 वाला भी ठीक आंसर है और एक -3 वाला भी ठीक आंसर है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, अब क्लियर हुआ सारों को। सो अब कहाँ हमें पता होता है कि पॉजिटिव वैल्यू पिक करनी है, जब टाइम की बारी आ जाए, जब लेंथ की बारी आ जाए, जब एज डिस्टेंस की बारी आ जाए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो नेगेटिव नहीं हो सकती। यस, मैथ्स भी हो सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। अब किसी नेगेटिव चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए ना, सवाल में कह देता है वो मैथ्स है, वो कह देता है डिस्टेंस है, वो कह देता है कि टाइम है, वो कह देता है कोई ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिव हाइट हो गई, एज हो गई। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, सब सुन रहे हैं। तो ज़रा इमेजिन करो, तो जब आप जवाब दे रहे होगे, एरिया हो गया,
जब जवाब दे रहे हो स्क्वायर रूट लेना पड़ जाता है आपको, और मुझे पता है कि बच्चे ये नेगेटिव आंसर्स आते हैं, लेकिन हम चूज़ ही नहीं करेंगे नेगेटिव को, हम चूज़ ही नहीं करेंगे नेगेटिव को, क्योंकि ये बात भी हमें पता है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, एज कभी नेगेटिव नहीं होती, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी आपका वेट नेगेटिव नहीं होता, इस तरह की चीज़ें कभी नेगेटिव नहीं होती। वहाँ पे आपको इजाज़त और आपको आज़ादी है कि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले लेना, लेकिन जब ना गिवन हो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर सीन, दे आर जस्ट वेरिएबल्स, दे आर जस्ट वेरिएबल्स, दैट इज़ वाई इसके मैं 2 आंसर्स लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अलजबरा थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत 5-10% अलजबरा का पता है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है? क्या होती है? 1। वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1। उसमें आंसर भी एक ही आता है। क्वाड्रेटिक के अंदर कितने आंसर्स आते हैं? 2 आंसर्स आते हैं। कभी नोट किया? क्योंकि क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है? एक और मैथमेटिकली ये निशानी है उसकी कि जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे उसकी पावर होगी 2, और उसकी पावर 2 होने की वजह से उसके उतने ही रूट्स आ रहे होते हैं, उतने ही सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं, उतने ही उसके आंसर्स आ रहे होते हैं। ये मैथ्स का असूल है। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर्स आएंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? 3 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम और 1 डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर्स टेक्निकली 3 आएंगे उसके। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन हुई, जैसे x होता है और y 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो उसका असूल डिफरेंट है। उसका असूल ये है कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम 2 इक्वेशन तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए, एक से तो कभी भी सॉल्व ही नहीं हो सकती। 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, एक से सॉल्व नहीं हो सकती। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये मैथमेटिक्स भी ये बात कहती है कि इसकी पावर क्या है? स्क्वायर। इसकी पावर क्या है? स्क्वायर। तो इसके आंसर्स भी कितने आएंगे? 2 आंसर्स आएंगे। आंसर्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आंसर्स कितने आएंगे? 2 आंसर्स आएंगे। तवज्जो रखें वाइट बोर्ड पे, मेरी नज़रों से कोई बंदा ओझल नहीं है, ठीक है? तो इंसान बन जाए पहले ही। अच्छा, कोई मसला है यहाँ तक? अब कुछ आते हैं, कुछ डिफरेंट बातों की तरफ आते हैं, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए जाते हैं। रेशियो ना यार, रेशियो ना 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 ना, रेशियो बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक्स और वाई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? रेशियो तो कॉन्सेप्ट ही सिमिलर चीज़ों का है। रेशियो तो कॉन्सेप्ट ही सिमिलर चीज़ों का है। ये तो एक क्वांटिटी का तब्दील होना दूसरे के हिसाब से, सुनना ज़रा, एक क्वांटिटी का इंक्रीज़ होना हफ्सा दूसरे के हिसाब से, ठीक है? एक क्वांटिटी का तब्दील होना दूसरे के हिसाब से। अब जो हिसाब है ना वो क्या है? ये के है इनफैक्ट, कि कितना बढ़ रही है चीज़, 10 टाइम्स बढ़ रही है या 20 टाइम्स बढ़ रही है या किस हिसाब से बढ़ रही है, वो हिसाब किताब है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो रेशियो आप नहीं बोलेंगे इसके लिए, ठीक है? अच्छा, सुनना ज़रा मेरी बात, सुनना ज़रा मेरी बात। अब समटाइम्स एक, बल्कि हेडिंग लिखें स्पेशल केस, हेडिंग लिखें स्पेशल केस। 2 स्पेशल केसेस कराऊंगा, 2 स्पेशल केसेस कराऊंगा, और वो क्या होगी? इनकम्प्लीट वर्डिंग्स है उसकी। उस इनकम्प्लीट वर्डिंग्स में से इक्वेशन आप बनाएंगे, समझ रहे हैं? उसकी इनकम्प्लीट वर्डिंग्स में से इक्वेशन बनाएंगे हम। स्पेशल केस लिखें उसका। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो समटाइम्स एग्जाम्स में ना डिस्कस होते हैं, मतलब दोज आर दोज क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में आने की थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। स्पेशल केसेस वो तो बड़ा सिंपल से पेपर 1 के सवाल हैं, वो जो मैं भी कराऊंगा वो 2 के होंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल का जो सा टेस्ट होगा उसमें आज तक के प्रोपोर्शन तक के स्पेशल केस से पहले वाले क्वेश्चंस आएंगे।